वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप इस स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन करें। और इसके अलावा जो है, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के लोग हैं, अ, उनको मैं ये अनाउंस करना चाह रही हूँ कि अब जितने भी जो हमारे जो लाइव सेशन हैं, स्पेशली नशद सर के, वो हमारे सारे जो हैं वो प्रीमियम ग्रुप में होंगे। तो जो है, और इसके अलावा जो है, आप से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं तो वो प्रीमियम ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, नरशद मलिक साहब। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? और इनवाइट करने का थैंक यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं जो है आज मार्केट पे एक ओवरव्यू आपका चाहूँगी। एक ओवरव्यू आप मार्केट पे दे दें। मार्केट जो कल थोड़ी सी डिक्लाइन में थी वो आज रिकवर हुई है। अक्रॉस द बोर्ड ही ऑलमोस्ट बाइंग देखी गई है, और ऑलमोस्ट आप कह लें कि हर सेक्टर ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इसमें अगर हम इसमें अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो AC 100 इंडेक्स जैसे 1.8% रिकवर किया है, जिसमें अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो मारी, PPL, OGDC, दाऊद, हरक्यूलिस और UBL वगैरह में की वजह से इंडेक्स मेनली मूव किया है। और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो आज भी अच्छी थी, और 47 बिलियन शेयर्स का ऑलमोस्ट काम हुआ है। और 47 बिलियन का, जो कि एक एवरेज, जो 20 बिलियन की एवरेज होती थी पिछले 12 महीने की, उससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा काम है। और ये है कि ओवरऑल ये मारी, PPL, OGDC में परफॉर्मेंस इसीलिए आई है कि SIFC की मीटिंग में इनसे रिलेटेड, या रेको से रिलेटेड और रिफाइनरी अपग्रेड से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होने के काफी चांसेस बढ़ गए हैं, इसलिए इनमें काफी एक्टिविटी और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें। सही। सर, कोर्स के हवाले से जो है एक अनाउंसमेंट ये करनी है कि जो हमारा भी न्यू बैच है, वो न्यू ईयर पे जो है हम उसको जो है लॉन्च करेंगे। तो जो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए अनाउंसमेंट होगी। और जो है, इसके अलावा ये कि जो आपको ऑथेंटिक जो नंबर है, जो लोग इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि जो है वो डायरेक्ट जो है जो हमारी पोस्ट चलेगी, जो हमारे चैनल से होगी, शेयर की जाएगी, उसमें आप उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं कोर्स के हवाले से। जो हमारा नेक्स्ट बैच जो न्यू ईयर पे हम उसको लॉन्च करेंगे। सर, अब सबसे पहले तो अब ये बताइए कि अब नेक्स्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी मंडे को एक्सपेक्टेड है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस चीज़ को, और आगे फर्दर क्या इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में आप देख रहे हैं? तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का तो यही है कि अगर हम अभी रिसेंटली जो आज आज जो टी बिल का ऑक्शन हुआ है, जिसमें आ, उससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि अराउंड 300 बेसिस पॉइंट्स तक, यानी कि 3% तक इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन आ सकता है, पॉलिसी रेट में रिडक्शन आ सकता है। हम्म। क्योंकि अगर मार्केट के रेट्स देखें तो मार्केट के रेट्स तो ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिकली तो जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट है, या प्रैक्टिकली जो पॉलिसी रेट है, वो तो ऑलरेडी 12% हो चुका है। यानी कि 15% होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये तो वही बात हो गई कि कोई इंसान जो है वो, उसने एक प्राइस लगाई हुई है, लेकिन उस प्राइस के ऊपर कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज़ है वो मार्केट में बिक नहीं रही।
तो ये वही वाला चक्कर है, बस ये है कि ऑफिशियली अनाउंस होने की देर है। तो कम से कम भी 2% से 3% तक पॉलिसी रेट रिड्यूस हो जाएगा इस अपकमिंग जो 16 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उसमें। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग अपने सवाल जल्दी जल्दी करना शुरू कर दें क्योंकि टाइम लिमिटेड है, पर एकदम से सवाल स्टक हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है इरफान साहब से। वैसे अभी ये सवाल तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है अपने सवाल जो है खुद ही करें। इन्होंने पूछा है मारी पेट्रोलियम के हवाले से कि इनको सजेस्ट कर दें करंट प्राइस फॉर बाइंग। देखिए, मारी पेट्रोलियम या उसका यही है कि मार्केट में सर्टेन टारगेट प्राइसेस सेट की जाती हैं किसी भी स्टॉक को लेके। तो एक टाइम था जब 550 की टारगेट प्राइस जो है ना एक बहुत ही बड़ी चीज लग रही थी, लेकिन अब सिंस मारी पेट्रोलियम उस लेवल को उस लेवल तक पहुंच गया है, तो अब इससे इससे ऊपर की या अपवर्ड की डायरेक्शन में ही चीज है, यानी कि बिल्कुल इसमें एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि मारी या कोई भी गैस की जो कंपनी है वो सुई गैस कंपनीज के अलावा डायरेक्टली भी सेल कर पाएगी फ्यूचर में जो गैस है। तो ऐसे केस में जो है जाहिर है कि जो एक टाइम पे टारगेट प्राइस होती थी या एक प्राइस का लेवल था, अब चीज उसके ऊपर चली जाएगी। तो एक चलती हुई मार्केट है, इसमें ये है कि कोई भी जो है स्टॉक बुरा नहीं है, और स्पेशली ऐसे स्टॉक जिनमें बाकी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, जिनमें गैस के रेट राइज हो रहे हैं रेगुलरली, और नई गैस की डिस्कवरी के भी चांसेस हैं, और नई सर, गैस आपकी जो है आवाज़ वो बहुत स्लो आ रही है। नई गैस जो है वो किसी को भी सेल कर सकते हैं, हमारी या कोई भी अगर कंपनी हो। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से मारी ने परफॉर्म भी किया है। तो ये है कि बिल्कुल एंट्री लेवल है, अच्छा अभी भी ले सकते हैं इंसान, अभी भी एंट्री इसमें ली जा सकती है। सही। फहद खान, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, आपका शुक्रिया। पहले तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं और हमारे लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। और बहुत ये बताइए कि ये अपना एक तो कल के मार्केट सेशन के बारे में कुछ बताइएगा कि कल शायद लगता है ऐसा कि शायद ज्यादा सेलिंग है, कल सुबह प्रेशर हो। और दूसरा ये है कि अपना बीएफ बायो और ठट्टा सीमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये इनके शेयर्स अब काफी ज्यादा ऊपर हैं या इनमें भी कुछ गुंजाइश है लेने की। जी थैंक यू। छोड़ ना करो जी। आज तो बोलो। देखें अगर फंडामेंटली देखें तो ये दोनों शेयर ही महंगे हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो इनमें कोई बहुत ज्यादा अभी अपसाइड नहीं होगी। अगर हम टाटा सीमेंट को भी देखें तो टाटा सर आपकी आवाज कट गई थी सर, प्लीज। सर नशिद, आपकी आवाज़ कट रही है, काइंडली ये जवाब आप अगेन रिपीट कैसे कर दें। तकरीबन 80 to 90 के टीवी पर चल रहा है कि डबल वैल्यूएशन पे ऑलमोस्ट चल रहा है कि शायद अ, जिस तरह मैंने 250 का लेवल भी एक पिछले शोज में बोला था किसी को, और किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर मेरे पास 200 रुपये पे है ठट्टा सीमेंट, या आई थिंक 180 पे था उस टाइम पे, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या होल्ड करना चाहिए सेल करना चाहिए। तो उस टाइम पे तो मैंने ये बोला था कि अभी आप फिलहाल होल्ड करके रखें। लेकिन मेरे ख्याल से यही है कि बाय करना तो अभी नहीं मेरे ख्याल से बनता, कुड भी के ऊपर चला जाए जिस तरह मार्केट चल रही है, लेकिन फंडामेंटली तो नहीं। दोनों स्टॉक ही अभी नहीं समझ आ रहे, काफी चल चुके हैं, काफी महंगे हो चुके हैं। सही। अच्छा, कासिम साहब, आपका सवाल है। अपना सवाल कर लें प्लीज, मोहम्मद कासिम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ स्लो है सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक आ रही है आवाज़? जी जी, आप सही, आप बेहतर है जी। जी बहुत शुक्रिया मौका देने का। और आपका ये शो बहुत अच्छा है और हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूजन होती है तो वो ये आपके इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और नशीद मलिक साहब का बहुत शुक्रिया, ये प्रॉपरली आंसर करते हैं।
जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, अप्रिसिएशन सर था। मेरा एक सवाल, थैंक यू सर, मेरा एक सवाल है मलिक साहब। आपके हाउस ने जो स्ट्रेटजी रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें अल्फा स्टॉक्स में सरले पाकिस्तान भी है और अली गौहर फार्मास्यूटिकल भी है। तो ये दोनों अच्छे शेयर्स हैं। क्या इस लेवल पे इनको बाई किया जा सकता है? ये एंट्री लेवल ठीक है? और इनका टारगेट क्या हो सकता है? यानी सरल पाकिस्तान में एंट्री लेवल और टारगेट, एजीपी में एंट्री लेवल और टारगेट, और एसएसजीसी में क्या अभी एंट्री ली जा सकती है सर? जी जी बिल्कुल, ये तीनों स्टॉक्स में ही। और अगर आपने देखा हो कि हमारी जो स्ट्रेटेजी रिपोर्ट है वो तो आई थी नवंबर में, और जी। नवंबर में उस टाइम पे तो सर्ल और एजीपी की जो प्राइस थी वो काफी नीचे थी। तो उस टाइम से लेके अब तक भी काफी परफॉर्म किया है इन शेयर्स ने। तो ये है कि अपसाइड तो मिली है इन्वेस्टर्स को उस रिपोर्ट के बाद भी। और मेरे ख्याल से अभी भी इनमें, क्योंकि फार्मा सेक्टर जैसे है कि वो लाइमलाइट में ही है, और अभी फार्मा सेक्टर के बारे में मतलब एज सच अभी भी 100% क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ तक जा सकता है और कितना तो ग्रो कर सकता है। ये तो जब अभी रिवाइज रिजल्ट्स आना शुरू होंगे फार्मा कंपनीज के, जिनमें उनकी बढ़ी हुई प्राइसेस आएंगी। आज भी मैं ये देख रहा था कि नवंबर के मंथ में 4% मंथ ओवर मंथ दवाओं की प्राइसेस बढ़ गई हैं, क्योंकि अब कंपनीज अपनी मर्जी से दवाओं की प्राइसेस बढ़ा सकती हैं। तो जाहिर है कि जब वो प्राइसेस अपनी मर्जी से बढ़ाएंगी तो उनके मार्जिन, रिजल्ट्स, हर चीज बेहतर आएगी। तो सर्ल जैसी कंपनीज जो कि एक टाइम पे लॉसेस में थी, अब वो प्रॉफिट की तरफ जाएंगी। तो बिल्कुल सर्ल, एजीपी में, और एसएसजीसी तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अभी इसमें एसएसजीसी और एसएनजीपी में काफी स्पेस रहती है। अगर आप एसएनजीपी की बात करें तो, एसएनजीपी और एसएसजीसी की बात करें तो ये जो है एसएनजीपी स्पेशली जो है वो 120 से 150 के बीच तक भी जा सकता है और चला जाएगा पे फ्यूचर में। और एसएसजीसी भी काफी ऊपर जाता भी समझ आ रहा है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 50 या 60 तक जा सकता है एसएसजीसी। जी जी बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। सर एक सवाल और, फिर किसी और को मौका देते हैं, वो मेरे जहन में पहले नहीं रहा, मैंने कहा वो ही आपसे पूछ लूं। सिटी फार्मा को सर क्या देखते हैं? यानी इस लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए चाहिए 60-65 इस रेंज में ओटीपी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप सिटी फार्मा को देखेंगे, सिटी फार्मा में रोज कोई ना कोई न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। अभी भी रिसेंटली उसने एक एमओयू साइन किया है, जिसकी जिसकी पूरी जो उसकी जो क्वांटिटी क्वांटिफाई करना उसको अभी भी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बाहर ही दवाएं बनाएगा और बाहर ही वो उनको एक्सपोर्ट करेगा। तो वो चीज़ बहुत हद तक अभी उसके उसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। तो बिल्कुल सिटी फार्मा भी, लेकिन ऑब्वियसली यही है कि आप जो है वो सारे स्टॉक्स फार्मा के ही ना लें। मतलब एक आध कोई फार्मा का स्टॉक ले लें और बाकी सेक्टर्स में भी एक्सपोजर लें। ठीक हो गया। तो हाँ, मतलब ये कि ये ना हो कि आप तीन तीन फार्मा के स्टॉक लेके बैठ जाएं और बाकी सेक्टर्स की एक्टिविटी मिस हो जाए आपसे। बिल्कुल तो ठीक। आप इस एसएसजीसी। एसएसजीसी, और सर ये बताएं कि ये सिटी फार्मा और सरल पाकिस्तान, इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है इस लेवल पे एंट्री लेना? सिटी फार्मा, सिटी फार्मा, सिटी फार्मा, एसएसजीसी, और आप मेपल लीफ सीमेंट ले लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी यासिर भट्टी साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया टाइम देने के लिए और वंडरफुल शो। जस्ट एक दो चीज़ पूछूंगा, बीएफ बायो के बारे में बता दें कि इस लेवल पे ठीक है। मुझे क्योंकि लग रहा है कि हो सकता है एक और दो लोअर लाख ना लग जाए, अभी भी सपोर्ट पे है, लेकिन दोबारा थोड़ा सा और नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता, एक चीज़। दूसरी चीज़, एयर लिंक जो है उसको इधर से बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है, ये जरा प्लीज बताइएगा सुबह के लिए। थैंक यू। बीएफ बायोसाइंसेस का तो यही है कि आई थिंक आज वो, अगर बीएफ बायोसाइंस अगर आज लोअर लॉक पे क्लोज हुआ है, तो लोअर लॉक पे तो एज अ ट्रेडर
तो कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो यही है कि आई थिंक बी एफ बायोसाइंसेस का ये है कि अगर लॉक खुलता हुआ कभी नजर आ रहा है और एक अपॉर्चुनिटी अच्छी नजर आ रही है तो बिल्कुल उसको आप ले सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी बी एफ बायोसाइंसेस काफी चल चुका है और काफी महंगा हो चुका है, इवन विद इन जो है फार्मा सेक्टर भी। तो मे बी थोड़ा सा उसमें वेट कर लेना चाहिए कि थोड़ा और नीचे आ जाए, तो फिर बंदा उसमें एक्सपोजर ले। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा पूछा था? सर एयरलिंक का, एयरलिंक ऊपर से जो और अपनी रेजिस्टेंस बना के आ गया और काफी नीचे आया हुआ है, और आई होप सो कि ऊपर जा सकता है, आपसे कंफर्मेशन चाहिए। एयरलिंक, हाँ एयरलिंक बिल्कुल देखा जा सकता है, एयरलिंक बिल्कुल लिया जा सकता है। एयरलिंक 250 तक चला जाएगा अगले एक साल में। सही। हेलो। जी जी जी। अच्छा, सज्जाद साहब आपका सवाल है, आप अपना सवाल कीजिए। जी सज्जाद साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, जी किसी का कोई और सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कीजिए। सर थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से ये बताइए कि आप जिस तरीके से इस वक्त हम इंटरेस्ट रेट में जो डिडक्शन देख रहे हैं, तो आगे बैंकिंग सेक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं? और जो है इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी काफ़ी जो है बैंकिंग सेक्टर का है। तो इन सारी चीज़ों का असर जो है जो स्पेशली इंटरेस्ट रेट है उसका क्या इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे होगा? क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक डर है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंकिंग सेक्टर की जो अर्निंग्स है उन पे इफेक्ट आएगा, क्या है थोड़ा सा इसको भी क्लियर कीजिए। जी देखें, यही है कि बैंकिंग सेक्टर का टाइम निकल गया, अब जो है वो सिक्लिकल्स का टाइम है। ओके। और ओवरऑल जो है वो अब सीमेंट, स्टील, ऑटोज, इन इन स्टॉक्स के अब चलने का टाइम है और ये चल रहे हैं। बैंक्स का तो यही है कि जैसे जैसे पॉलिसी रेट नीचे जाएगा बैंक्स की अर्निंग्स तो गिरती जाएंगी। हम्म। तो बैंक्स की अर्निंग्स गिरती जाएंगी जैसे जैसे पॉलिसी रेट, अभी अगर पॉलिसी रेट का तो इतना रूम है कि अब एक टाइम पे जो कह रहे थे कि पॉलिसी रेट 12-13% पे जाके रुक जाएगा, अब तो जिस तरह से इन्फ्लेशन की डायरेक्शन चल रही है अब तो ये है कि ये ना हो कि पॉलिसी रेट 11-10% पे आ जाए। तो ऐसे केस में तो बैंक्स बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगते 10% के रेट के ऊपर, 11% के रेट के ऊपर। उसके अलावा फिर इस्लामिक बैंक से रिलेटेड भी काफी नेगेटिविटी आ गई है कि डिपॉजिटर्स को जो रेट देने हैं बैंक्स को अब, जिसकी वजह से मीज़ान भी काफी डाउन हुआ था। तो मे बी बैंक्स का ये है कि वो बहुत ज्यादा इन लेवल से शायद ना टूटे हैं और थोड़ा बहुत परफॉर्म कर जाएं, लेकिन बैंक्स जो है वो KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कि KSE 100 की अगर परफॉर्मेंस, KSE 100 की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बैंक से ज्यादा ही होगी, तो आउट परफॉर्म करते हुए नहीं नजर आ रहे अच्छा सर ये अली ने। बैंक्स ओवरऑल। ओके। सर अली ने आपके कोर्स के हवाले से जो है सवाल किया है कि थोड़ा सा उनको गाइड कर दें कोर्स के हवाले से कि क्या है, बहुत शॉर्ट सा क्योंकि सवाल आदमी है। जी सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। जी सर थोड़ा सा कोर्स के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि अली ने सवाल पूछा है कि थोड़ा सा आप कोर्स के हवाले से जो फंडामेंटल कोर्स है उसके हवाले से थोड़ा सा। कोर्स के हवाले से यही होगा कि कोर्स में हम यही सीखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है, मार्केट कहाँ तक जाएगी, मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगी, फिर उसके अलावा मार्केट में कौन से ऐसे
सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज होंगी जो कि एक ऐसी सिचुएशन में, एक चलती हुई मार्केट में और एक परफॉर्म करती हुई मार्केट में, जो सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज ज़्यादा लाइमलाइट में रहेंगे और परफॉर्म करेंगे, और क्यों परफॉर्म करेंगे और इनकी हिस्ट्री क्या रही थी, और विद इन इंडस्ट्री और सेक्टर कौन सी कंपनीज हैं जो कि अंडर वैल्यूड हैं, या जो ऐसी कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा कोर्स के अंदर। सही है जी। सलीम आदम साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। सलामकुम। वालेकुम जी सर, क्या? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सर मेरे को वो फौजी फूड के बारे में पूछना था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा ना। फौजी फूड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। मैं अपनी टॉप पिक और मैं अपनी जो है ना वो टॉप पिक भी दे चुका हूँ। आई थिंक पिछले शो में दी थी या उससे पिछले शो में दी थी। उसके अलावा ये कि मुझसे किसी ने पूछा था तो मैं उनको भी सजेस्ट कर चुका हूँ। तो अ, अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अच्छा स्टॉक है। सही। जी थैंक यू सर। जी सजाद साहब, अपना सवाल कीजिए। जी सजाद साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। मेरे ख्याल से सजाद साहब सवाल के लिए वो करते हैं फिर भूल जाते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर जो है कासिम साहब, अपना सवाल कर लीजिए, आप कीजिए प्लीज। शीशा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान जो है, ये ऑलमोस्ट यानी उन्हीं लेवल्स के करीब है जिस कोई साल पहले भी जहाँ पे था, कोई 22-21 यहाँ पे था। और फैसल बैंक, क्या इनको इन रेट्स पे लिया जा सकता है, या इनको इन रेट्स पे एक्वायर नहीं करना चाहिए बल्कि किसी और अच्छे स्टॉक में जाना चाहिए जिसमें ज्यादा रिटर्न्स हों? जी, आपसे आई थिंक आप दोबारा आए हैं सवाल करने। जी तो जी। आपको तो आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टॉक्स। नहीं, मेरे पास कुछ होल्डिंग है बैंक इस्लामी की और फैसल बैंक। तो क्या मैं इनको होल्ड करूं, या मैं इनको वो जो आपने मुझे सीमेंट बताया था और फार्मा बताया था उनमें स्विच कर लूं? मेरे ख्याल से आप जो है वो फैसल बैंक थोड़ा बहुत रख लें, मे बी उसको रिड्यूस कर दें, जी। और बाकी बैंक इस्लामी से तो एग्जिट ही कर जाएं। फैसल बैंक को थोड़ा रिड्यूस कर दें, और ठीक। उसके अलावा बाकी फिर स्विच कर जाएं इन स्टॉक्स में। ठीक हो। थैंक थैंक अच्छा, यहाँ पर मुस्तफा साहब का सवाल था कि डे ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक बेहतर रहेगा। डे ट्रेडिंग के लिए यही है कि आप ये पीएसएमयू का चैनल फॉलो करें। इस पे डेली टॉप पिक्स आ रही होती हैं। तो अगर आप पीएसएमयू के चैनल के ऊपर जाके, इनके व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर जाके, स्पेशली जो प्रीमियम चैनल है उस पे जाके अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, उसके मेंबर बनेंगे, तो वहाँ पे आपको डेली टॉपिक्स मिल रही होती हैं जो डेली टॉपिक्स परफॉर्म भी करती हैं। अभी रिसेंटली ये पीएसएमयू वालों ने एचबीएल की टॉप पिक दी थी, क्लोवर की टॉप पिक दी थी। दो मतलब मेरे माइंड से शायद बहुत सारी चीज़ें निकल भी रही हैं, लेकिन ये दो दो तीन एग्जांपल्स मेरे सामने आ रही हैं जो, अगर आप होते उस चैनल का पार्ट और आप वो टॉपिक्स को फॉलो कर रहे होते, तो आपकी अच्छी ट्रेडिंग की एक्टिविटी हो जाती। तो आप मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को कंसिडर करें। बिल्कुल। और जो लोग प्रीमियम ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और जो है प्रीमियम ग्रुप, और अब ये है कि सर के जो सेशंस हैं वो भी अब प्रीमियम ग्रुप के लिए होंगे। तो जो लोग मेंबर बनना चाह रहे हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इरफान इकबाल साहब ने सवाल किया है, मिल्लत ट्रैक्टर नॉट परफॉर्मिंग, क्या होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। जी देखिए, मिलर ट्रैक्टर ऑलरेडी काफ़ी परफॉर्म कर चुका है, मतलब कि नॉट परफॉर्मिंग वाला चक्कर तो शायद नहीं है। तो काफ़ी परफॉर्म कर चुका है। बाकी ये कि अगर आपके पास अच्छे रेट के ऊपर है मिलर ट्रैक्टर, तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आपने बाइंग ही बहुत ऊपर की हुई है
तो मे बी आप उसको एग्जिट करके ये जो हमने जिन शेयर्स के सेशन के अंदर बहुत सारे शेयर्स के नाम लिए हैं, तो इनमें से किसी में आप पोजीशन ले सकते हैं। सही। जी मोहम्मद अमीन साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा। अ, अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जो अटक रिफाइनरी के बारे में आ रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से निकल रहा है और मार्जिन फाइनेंस से भी निकल रहा है, ये बात सही है? किसके बारे में? अटक रिफाइन। अटक रिफाइनरी, आपकी नॉलेज है? किससे निकल रहा है? ATRL अटक रिफाइनरी। आप अपना सवाल अटक रिपीट कर दीजिए मोहम्मद अटक अमीन साहब। रिफाइनरी किस चीज से निकल रहा है? अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि ATRL अटक रिफाइनरी, इसके बारे जी में जी, आपको नॉलेज है कि ये NGM से मार्जिन फाइनेंस से निकल रहा है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से भी खत्म हो रहा है? ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी कि हेलो। आ, निकल रहा है या नहीं निकल रहा। आपको आप तक ये न्यूज़ कहाँ से पहुंची है? नहीं, ये मार्केट जाहिर से पता चली है कि मार्केट के अंदर जो तेजी हो रही है, कह रहे हैं कि जो शॉर्ट सेल जिन लोगों ने किया हुआ है और इनको कटवा रहे हैं, क्योंकि अब जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएगा तो इनको डिलीवरी देनी पड़ेगी और उसमें काफी शॉर्ट 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 सेल है ना, तो इसकी वजह से ये मार्केट इसकी तेजी हो रही है। तो आपकी नॉलेज में अच्छा, कुछ वैसी बात है? नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, अभी फिलहाल मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसी कोई बात। ठीक है, आप चेक कर ले। जी सज्जाद साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सज्जाद साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली आप अपना सवाल कीजिए, नहीं तो हम मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, अब जरा मुझे ये बताइए कि अब इस वीक में आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, और सॉरी, क्या आपको लग रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए काम करने की? इस पूरे वीक का बताइएगा, क्योंकि अब वर्किंग डे हमारे कम रह गए हैं। तो इन इन 2 वर्किंग डेज में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से जो है काम करना चाहिए, क्या मार्केट का बिहेवियर होगा? मार्केट का बिहेवियर यही है कि मेरे ख्याल से आ, थोड़ी बहुत बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी नहीं भी है तो फिर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके बाइंग करनी चाहिए कि कौन से स्टॉक्स अब सस्ते या वो लग रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अब ऐसा टाइम है कि इंसान बस आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा स्टॉक सस्ता है, भले उसकी जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है उसके उसको रिकवर होने में टाइम हो। तो इस टाइप की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किसी सेक्टर में इंसान जाके देखे कि किसी भी सेक्टर में सबसे पहले तो इंसान जाके ये देखे कि वो कौन सा सेक्टर है जिसने अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से बाकी इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म कर लिया। जैसे अभी इंश्योरेंस एक सेक्टर है जिसके स्टॉक्स ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जैसे बैंक्स ने किया है, या जिस तरह से आ, और सेक्टर्स ने किया है, मे बी सीमेंट ने किया है या स्टील ने किया है आ, या आईटी या जिस तरह सिस्टम्स कर रहा है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है, इसी तरह से और सेक्टर भी जो सस्ते रह गए हैं उनको देखा जा सकता है। और फिर कोई ऐसे स्टॉक्स जो कि एक कोई सेक्टर है जिस सेक्टर ने परफॉर्म कर लिया है, लेकिन उस सेक्टर के अंदर कुछ एक आध स्टॉक है जिसने परफॉर्म नहीं किया, तो उनको पिक किया जा सकता है। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या इंसान थोड़ा सा डिप का वेट करे और फिर बाय करे ओवरऑल। सही। अच्छा, ये मोहम्मद कासिम, थैंक यू सो मच जी, उन्होंने कहा रियली अ गुड शो। जजाकल्ला। अच्छा सर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और टॉपिक ऑफ द डे, और टॉपिक आपकी सर ये जी, होनी चाहिए कि इस वीक की सॉरी पूरी सर, मैं दो आपकी दिन। आवाज काट रहा हूँ। जी। वो भी आपने आदम जी का बताया था, वो बड़ा अच्छा था, वो उसपे 2-3 अपर लाख भी लगे हैं। तो इसी तरह का अच्छा कोई एक शेयर आइडेंटिफाई कर दें जो कि इसी तरह अच्छा परफॉर्म कर सके। अच्छा, सही है, चलें ये
ये जी। सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको आदम जी में फायदा हुआ है। तो यही आप देख लें कि जो है ना, अगर अगर आप जो है वो PSMU का प्रीमियम चैनल ज्वाइन करेंगे, या अगर आप अ, जो है अपना कीमती वक्त हमारे कोर्स को दे पाएंगे, तो ये स्टॉक्स जो है कल को आप हमें बता रहे होंगे कि यार मैम नादिया आप जो है आदम जी ले लें, या नशीद आप जो है ना। तो ये है, लेकिन ये क्या बहुत खुशी हुई कि आपका फायदा हुआ, आपको बेनिफिट हुआ शो अटेंड करने का। तो ये है कि मेरी जो टॉप पिक्स होंगी वो ट्रीट कॉरपोरेशन होगी एक तो, और दूसरी होगी LSEVL, LSE वेंचर्स लिमिटेड। ये दो टॉप पिक्स होंगी, ट्रीट कॉरपोरेशन और LSE वेंचर्स लिमिटेड। सही। सॉरी। जी, बहुत शुक्रिया नशद साहब आपका। और जो है आप सभी का बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही साथ जो है मैं आज के सेशन से जो है इजाज़त लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।